हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज के वीडियो में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है आर्ट का, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे और फिर बाद में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इंस्ट्रक्शन है, निर्देश दिया गया है परीक्षार्थी के लिए। प्रश्नों की संख्या 100 है, जिसमें से आप लोग को 50 का आंसर देना रहता है, लेकिन आज हम लोग 100 क्वेश्चंस का देखेंगे आंसर। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। ठीक है, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही है और उनकी जो कविता है पुत्र वियोग, उसका ये पंक्ति है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी जो है उनको समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो उन्हें मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया है समाज सेवा के लिए। किन है? जयप्रकाश नारायण को, और उनका जो चैप्टर है वो क्या है? संपूर्ण क्रांति। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने कहाँ पर जन्म लिया, तो ये सिताब दियारा, सारण, बिहार। ठीक है, सिताब दियारा एक जगह का नाम है, गांव है, और सारण क्या है? जिला है, और बिहार राज्य है। तो सिताब दियारा, सारण, बिहार में जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। ठीक है, बेगूसराय जिला और बिहार राज्य में। ठीक है, किनका जन्म हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का। अगले क्वेश्चन को देखें। अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है। ठीक है, अर्धनारीश्वर में कल्पित अर्थात काल्पनिक। ठीक है, कल्पना किया गया हुआ, कल्पना जिसका हम करते हैं, तो अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है, तो शंकर और पार्वती का। ठीक है, अर्धनारीश्वर में किसका कल्पित रूप है? शंकर और पार्वती का कल्पित रूप उसे कहते हैं जो मन से जिसका कल्पना किया गया रहता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को, अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर उन्हें क्या, कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो वो कौन सी रचना था? उर्वशी। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की जो उर्वशी है उन पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे, तो वे डॉक्टर थे। ठीक है, और वो किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, तो गैंग्रीन। ठीक है, पहले इस कहानी का क्या नाम था? गैंग्रीन, और इसके बाद इस कहानी का क्या नाम रख दिया गया? रोज। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के द्वारा ये लिखा गया है, रोज। तो आप लोग को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने वैसे क्रैश कोर्स के माध्यम से इन सभी क्वेश्चनों का डिस्कस चैप्टर वाइज चैप्टर कर लिया है। ठीक है, ये एक हमारा रिवीजन पॉइंट है। अगर आप लोगों ने इसके पीछे के वीडियो को नहीं देखा है, जो कि हमारा चैप्टर वाइज चैप्टर डाला गया है, ठीक है, तो आप उसे ज़रूर एक बार जा करके देख लें, वो आपके लिए काफ़ी लाभकर रहेगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी एक प्रकार से रिविजन पॉइंट है, उसके लिए हमने क्रैश कोर्स में सभी क्वेश्चनों को देख लिया है। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया। ठीक है, तो 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया था। 10 नंबर क्वेश्चन को देखें। भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे, तो किन्हें मानते थे? करतार सिंह सराभा। ठीक है, उनका ही पिक्चर, उनका ही जो पिक था, ठीक है, वो अपने क्या करते थे? जेब में हमेशा रखा करते थे। किनका? करतार सिंह सराभा का। कौन? भगत सिंह। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। धांगड़ किस जगह से आए थे। ठीक है, धांगड़ किस जगह से आए थे, तो दक्षिण बिहार। ठीक है, दक्षिण बिहार नागपुर, छोटा नागपुर का जो पठार है उधर से दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार का जो एरिया है वहाँ से कौन आए थे? धांगड़। ठीक है,
धांगर शब्द का क्या अर्थ होता है और भाषा में? भाड़े का मजदूर। ये साइंस के मॉडल पेपर में आया हुआ है और आज हम लोग आर्ट का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो धांगर शब्द का क्या अर्थ होता है? भाड़े का मजदूर। तो इसमें हमें पूछा है कि धांगर किस जगह से आए थे, तो दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार का जो एरिया होता है वहाँ से धांगर आए थे। उड़ीसा, दक्षिण बिहार, इस सभी जगह में छोटा नागपुर पठार का भाग फैला हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? दक्षिण बिहार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस पाठ से है? ठीक है, बिना लड़े घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति उसने कहा था से है, ठीक है। उसने कहा था, जो कि किनके द्वारा लिखा गया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। उसने कहा था 1915 में इसका रचना हुआ है। तो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ठीक है। अगर घोड़ा से काम नहीं करवाया जाए तो वो आलसीपन दिखाने लगता है, ठीक है, वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर सिपाही लड़ेगा नहीं तो वो क्या होगा? अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि उसे जब लड़ने का अभ्यास नहीं रहेगा तो अगर युद्ध के मैदान में गया तो डर से भाग आएगा, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। यह किस पाठ की पंक्ति है? तो ये उसने कहा था का। इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में बिस्नी, बिस्नी कौन है? मुन्नी की माँ है और मानक की माँ है, ठीक है। मुन्नी और मानक क्या है? भाई बहन है, ठीक है। तो एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मूढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? क्या कर रही है वो? सूत काट रही है। सूत काटती दिखाई पड़ती है। कौन? बिस्नी, जो कि कौन है? इस कहानी की मेन नायिका के रूप में आप माने तो उसे, क्योंकि वो कौन है? मुन्नी और मानक की माँ है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, मुन्नी कौन थी? ठीक है, मुन्नी कौन थी? मुन्नी कौन है? बिस्नी की बेटी, ठीक है। मुन्नी कौन है? बिस्नी की बेटी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? प्रगीत और समाज किनकी रचना है ये? तो ये जो रचना है ये नामवर सिंह जी की है और ये शीर्षक निबंध जो है किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो ये वाद विवाद संवाद से लिया गया है, ठीक है। किससे? वाद विवाद संवाद। अगले क्वेश्चन को देखें। कहीं नहीं वही कविता संग्रह, ठीक है। कहीं नहीं वही क्या है? कविता संग्रह है। तो इसमें पूछ रहा है कि रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता है वो कौन है? अशोक वाजपेयी, ठीक है। कहीं नहीं वही के रचयिता कौन है? अशोक वाजपेयी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में गजानन मानव मुक्ति बोध का उदय, ठीक है। हिंदी साहित्य में गजानन मानव मुक्ति बोध का उदय किस कैसे कवि के रूप में हुआ है? तो प्रयोगवादी, ठीक है। हिंदी साहित्य में जो गजानन मानव मुक्ति बोध है उनका उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? प्रयोगवादी। अगले क्वेश्चन को देखें। 80 नंबर क्वेश्चन, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो ये कौन है? हेनरी लापेज। इनकी रचना क्या है? पेशगी, ठीक है। पेशगी के रचयिता ये है और ये कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं, हेनरी लोपेज, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? अब क्या आ गया? कब? ये काव्य, हम लोगों ने गद्य के क्वेश्चनों को देखा, अब हम लोग काव्य खंड के क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है। यहाँ से काव्य खंड का क्वेश्चन है, हो सकता है बीच में कुछ हो गद्य खंड का भी। तो अब हम लोग काव्य खंड के क्वेश्चनों को देखते हैं कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जायस कब्र अमेठी, ठीक है। जायस कब्र अमेठी मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान है। मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना क्या है? करबक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाभादास किस धारा के संत थे? ठीक है, नाभादास किस धारा के संत थे? तो वैष्णव दर्शन। नाभादास वैष्णव दर्शन के संत थे। अगले क्वेश्चन को देखें। नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था? तो वृंदावन, ठीक है। नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था? वृंदावन में। वृंदावन में ही रहते थे और वहां पर ही वो रचना करते थे, वृंदावन में ही। अगले क्वेश्चन को देखें। सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है? तो ये एक शोक गीत है, ठीक है। क्या है? एक शोक गीत। अपने पुत्र के मर जाने पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इस कविता को लिखा है, ठीक है। अपने पुत्र के चले जाने पर उसके वियोग में उन्होंने पुत्र वियोग को लिखा है। 23 नंबर क्वेश्चन है।
सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन पुरस्कार मिला था? ठीक है, उनको कब 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा पुरस्कार मिला? तो से कसरिया पुरस्कार। ठीक है, ये क्या है? से कसरिया पुरस्कार है, से कसरिया पुरस्कार। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान को से कसरिया पुरस्कार मिला हिंदी साहित्य सम्मेलन में। ठीक है, 1930 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को देखें, ज्ञानेंद्रपति। ठीक है, ज्ञानेंद्रपति की रचना क्या है? गांव का घर। ज्ञानेंद्रपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? बीपीएससी। ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा चयनित होकर वे किस पद पर नियुक्त हुए थे? तो कारा अधीक्षक। ठीक है, किस पद पर? कारा अधीक्षक। इस सभी क्वेश्चनों को हम लोगों ने देख लिया है। ये काव्य खंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोगों ने इस सभी क्वेश्चनों का देखा है, इस सभी क्वेश्चनों का हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगले क्वेश्चन को देखें, चीर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस कविता से है? ठीक है, चीर विषाद विलीन मन के, ये तुमुल कुलाला कलह में, जो कि किनके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। ये कहाँ से लिया गया है? तो कामायनी से लिया गया है, तुमुल कुलाला कलह में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखें, चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन है? उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था, चंद्र शर्मा गुलेरी जी की रचना है। अगले क्वेश्चन को देखें, नाभादास की कविता का नाम है? ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास की कविता का नाम क्या है? ठीक है, तो छप्पे। छप्पे नाभादास ने लिखा है। फिर से ये हो जाएगा, कवित भूषण ने लिखा है, उषा शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन को देखें, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी का निधन कब हुआ? तो 8 अक्टूबर 1979 को उनका निधन हुआ था। जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण जी का निधन हुआ था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और 1974 में उन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, बिहार में जयप्रकाश नारायण जी ने। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? तो 30 दिसंबर 1990। ठीक है, रघुवीर सहाय जी का निधन कब हुआ था? 30 दिसंबर 1990। सुखमय जीवन के लेखक का क्या नाम है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी। हम लोगों ने सभी क्वेश्चन को देख लिया है। उनकी 3 कहानियां हैं, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। किनके? चंद्र शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ठीक है, तो सुखमय जीवन के लेखक का क्या नाम है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पद्मावत। ठीक है, पद्मावत के कवि का क्या नाम है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हम लोगों ने कई बार इसका चर्चा भी किया है। ठीक है, कि पद्मावत के कवि का क्या नाम है? तो जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है पद्मावत, और पद्मावत से ही करवक लिया गया है। पद्मावत का ही एक अंश करवक है। ठीक है, पद्मावत में किसकी प्रेम कथा का वर्णन किया गया है? तो राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उर्वशी के रचयिता का क्या नाम है? 32 नंबर क्वेश्चन है, उर्वशी के रचयिता का क्या नाम है? तो उर्वशी के रचयिता का क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखें, इन पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है उर्वशी पे। ये हम लोगों ने जस्ट पीछे देखा था इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को देखें, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता का क्या नाम है? मुक्तिबोध। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता का क्या नाम है? मुक्तिबोध। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? ठीक है, दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक। हमने क्या कहा था कि जहाँ एक आए, ठीक है, जिस पंक्ति के लास्ट में एक आ रहा है तो आप इसे रिलेट कीजिए, जन जन का चेहरा एक। ठीक है, अगर इस चैप्टर से आपको कोई पंक्ति दे दे तो क्या होगा? दानव दुरात्मा एक, ठीक है, यहाँ पे भी एक है, मानव की आत्मा एक। तो हम जस्ट हमें ख्याल क्या करना है? जन जन का चेहरा एक। ठीक है, एक इसके भी लास्ट में है तो क्या हो रहा है? मिल रहा है, इसका सार जो है वो मिल रहा है। तो दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक किस चैप्टर की पंक्ति है? किस कविता की पंक्ति है? तो जन जन का चेहरा एक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बुच्चे नरकंकाल, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ये अधिनायक से है। ठीक है, अधिनायक से है, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बुच्चे नरकंकाल। अगले क्वेश्चन को देखें, तेरी कुरमाई हो गए, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से है? हम लोगों ने देखा है इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भी।
कि लड़का लड़की से हर बार कौन सा प्रश्न पूछता था, तो वो यही पूछता था तेरी कुरमाई हो गई, और लड़की बार बार बिना जवाब दिए ही भाग जाती थी। ठीक है, और एक बार जब लड़की ने कहा कि हाँ हो गई, गुस्से में उसने कहा तो लड़का को क्या आया, गुस्सा आ गया। वो घर जाते समय एक नहा करके आती हुई लेडीज से भी टकराया, जिसने उसको क्या कह दिया, अंधा कह दिया। दूध वाले का क्या कर दिया, सब्जी पूरा उसको ठेला पे जो था उस सबको उड़ेल दिया। तो यहाँ पे है तेरी कुरमाई हो गई। यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से है, तो उसने कहा था। ठीक है, ये लड़की द्वारा लड़का को बार बार लड़का क्या पूछता था, लड़की से यही क्वेश्चन पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अज्ञे रचित पठित पाठ का क्या नाम है। अज्ञे रोज कहानी को लिखे गए हैं, और रोज कहानी की नायिका कौन है, मालती। मालती के पति का क्या नाम है, महेश्वर। ठीक है, और मालती के पति महेश्वर जो है वो पेशे से क्या थे, डॉक्टर थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इतना आप लोग को क्लियर रहेगा, ये रिवीजन के पॉइंट से है। 38 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का क्या नाम है, तो क्या नाम है, जूठन। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इन्हें लिखा है अपने बचपन की घटनाओं को, जब वे 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, उन घटनाओं को उन्होंने उजागर किया है अपने आत्मकथा के माध्यम से। ठीक है, कि पहले समाज में क्या होता था, श्रम के बदले क्या दिया जाता था, जूठन दिया जाता था। उन्हें कभी भी अच्छा चीज़ नसीब नहीं होता था, उन्हें इतना मजदूरी के बदले भी उन्हें जूठन दिया जाता था। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम बतावे। विनोद कुमार शुक्ल ने क्या लिखा है, प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है, और इसमें उन्होंने लोहा का वर्णन किया है, अपने बेटे को पहचाना रहे हुए कि लोहा कहाँ कहाँ है। ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का क्या नाम है, गांव का घर। ठीक है, हम लोगों ने देखा है कि ज्ञानेंद्र पति रचित जो है कविता का क्या नाम है, गांव का घर। अगले क्वेश्चन को देखें, लहनासी किस कहानी का पात्र है। ठीक है, लहनासी किस कहानी का पात्र है, उसने कहा था। ठीक है, और ये एक प्रेम कहानी है, एक कर्म प्रधान कहानी भी है ये। ठीक है, तो लहनासी किस कहानी का पात्र है, उसने कहा था। 42 नंबर क्वेश्चन, महेश्वर किस कहानी का पात्र है। महेश्वर किसके पति का नाम है, मालती का। ठीक है, महेश्वर क्या है, पेशे से डॉक्टर है। यह किस कहानी का पात्र है, तो रोज का। ठीक है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, तो आप लोग इसे रिवीजन करते चलिए। ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है, ब्रजराज कुंवर, याद कीजिएगा सूरदास का जो प्रथम पद है उसमें क्या किया जा रहा है, जागी है ब्रजराज कुंवर, सुबह हो गया है, सवेरा हो गया है। ठीक है, कुमुद के पुष्पों ने, कुमुद के पंखुड़ियों ने अपने को संकुचित कर लिया है, समेट लिया है। तमचूर अर्थात मुर्गा जो है, मुर्गा और पक्षियों का कोलाहल सुनाई दे रहा है, वनराज आवाज दे रहे हैं। ये किसे बताया जा रहा है, तो कृष्ण भगवान को यशोदा माँ के द्वारा जगाया जा रहा है, भोर होने की सूचना दी जा रही है। वही बोलती है, हे ब्रजराज कुंवर जागिए। तो ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है, तो सूर के पद। ठीक है, सूरदास का पद जो है उसमें ब्रजराज कुंवर बताया गया है। अगले क्वेश्चन को देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन, छत्रसाल किस कविता का पात्र है। ठीक है, छत्रसाल किस कविता का पात्र है, तो देखेंगे यहाँ पे कबीत। ठीक है, जो कि किनके द्वारा लिखा गया है, कवि भूषण के द्वारा लिखा गया है। कवि भूषण ने छत्रसाल और शिवाजी पे कविताएं लिखी है, तो छत्रसाल किस कविता का पात्र है, कबीत। 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए, रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि है, तो आधुनिक काल के। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि है, तो आधुनिक काल के हैं। जायसी किस काल के कवि हैं, तो जायसी भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, जायसी किस काल के कवि है, भक्ति काल के, और रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक काल के। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है। ठीक है, क्या है ओ सदा नीरा जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आप लोग कमेंट में दीजिएगा इसे कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है, ये किनके द्वारा लिखा गया है, और ये क्या है, एक निबंध है। ठीक है, ओ सदा नीरा। अब क्या है,
अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है, तो ये क्या है, डायरी है। ठीक है, जो कि मल्य जी के द्वारा लिखा गया है। आप लोग को सभी चैप्टर्स के राइटर का नाम याद रहना चाहिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, करवक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है। ठीक है, करवक जो है शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है, तो करवक कहाँ से लिया गया है, पद्मावत से। ठीक है, और पद्मावती किनकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की, जबकि पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जैसी का रचना है। सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश है, सूर सागर। देखिए यहाँ पे पद्मावत जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जैसी जी के द्वारा लिखा गया है। कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद और रामचरितमानस जो है तुलसीदास। ठीक है, तो ये क्या है, सूर सागर से सूरदास के दोनों पद संकलित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है। ठीक है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है, तो मुकुल। ठीक है, किसका अंश है, मुकुल का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, तार सप्तक के संपादक कौन है। ठीक है, तार सप्तक में 7 कवियों के नाम आए हैं, तो उसके जो संपादक है वो कौन है मुख्य रूप से, तो वो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय है तार सप्तक के संपादक। 53 नंबर क्वेश्चन है, टीटी की माँ का क्या नाम है। ठीक है, टीटी की माँ का नाम क्या है, तो मालती, जो कि रोज की नायिका है, रोज कहानी की नायिका है मालती। और मालती के पति का नाम महेश्वर है, जो कि पेशे से डॉक्टर है। रोज कहानी का जो पहला नाम था वो क्या था, गैंग्रीन, और बाद में उसे रोज कर दिया गया। अगले क्वेश्चन को देखें 54 नंबर क्वेश्चन है, हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए, तो आध्यात्मिक रीति से। ठीक है, किस रीति से सोचना चाहिए, आध्यात्मिक रीति से। 55 नंबर क्वेश्चन, सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, सर्वव्यापी शब्द का क्या अर्थ है, हर जगह व्याप्त। सर्वव्यापी शब्द का अर्थ होता है हर जगह व्याप्त। सर्व अर्थात हर जगह और व्यापी अर्थात व्याप्त, हर जगह व्याप्त। 56 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, आंख लगना मुहावरे का अर्थ है नींद आना, झपकी आना। ठीक है, ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो अपने कर्तव्य से हट जाना, अपने कर्तव्य से विमुख होना, ईमान बेचना का मुहावरा का अर्थ होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन है, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होता है आर्थिक स्थिति खराब होना। ठीक है, आर्थिक स्थिति खराब होना कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होता है। अगले क्वेश्चन को देखें, 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, 3-13 होना, बोलते हैं ना कि ये 3-13 हो गया अर्थात बिखर जाना। ठीक है, किसी भी चीज़ का 3-13 होना अर्थात क्या होना, बिखर जाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बिखर जाना। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है, हम लोगों ने करते हैं क्या कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, अर्थात उन्हें पराजित करना। ठीक है, पराजित करना, हरा देना। उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है। ठीक है, उपवन जो है शब्द उसमें उपसर्ग क्या है, तो वन। वन भी क्या है, एक शब्द है और इसके आगे क्या लग गया है, उपवन। ठीक है, ये भी एक सार्थक शब्द है और इसके आगे क्या लग गया है, उपवन। तो क्या हो जाएगा, उपसर्ग के लगने से वन जो है वो उपवन हो गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, उप। अगले क्वेश्चन को देखिए, बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या है, तो बे, ईमान के आगे क्या लग गया है, बे, तो इसे क्या हो गया, बे उपसर्ग लगने से बेईमान हो गया है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अंकुरित 63 नंबर क्वेश्चन है, अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है। अंकुर एक शब्द होता है। ठीक है, अंकुर, अंकुर जोर इत,
ठीक है, अंकुर जोर इत, तो क्या हो जाएगा अंकुरित, क्या है ना, हर्षी वाला है, तो इसमें देखेंगे ये वाला इत है क्या, तो देखेंगे अंकुरित है ना यहाँ पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है, इत। बरप्पन शब्द में प्रत्यय क्या है, अंत, सॉरी बरप्पन है, बरप्पन में क्या अंत है, ये है अपन, ठीक है, बरप्पन शब्द में प्रत्यय पन है। ख का उच्चारण स्थान क्या है, कवर्ग, कवर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठ, कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ईचु यशानाम तालु अर्थात चवर्ग, चवर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है, तालु, ठीक है। ऋतु रसानाम मूर्धा अर्थात री, ठीक है, टवर्ग, ऋतु लसानाम लौ, ठीक है, सौ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये मैं मुख्य रूप से लिख दे रही हूँ, कवर्ग चवर्ग तवर्ग, ठीक है, तो ये टवर्ग का क्या है, मूर्धा है। अगले को देखते हैं, ऋतु लसानाम दंत अर्थात तवर्ग, तवर्ग तौथ दध न, ठीक है, उसका जो उच्चारण स्थान वो क्या है, दंत है, दांत है। और अगला जो है प फ व भ म, उसका जो उच्चारण स्थान क्या है, पवर्ग, पवर्ग का ओष्ठ है, ठीक है, ओष्ठ है। तो ये थे, हमें पूछ क्या रहा है कि कवर्ग, कवर्ग क्या है, कंठ, तो क ख ग घ, ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, क आ रहा है, ख का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या हो जाएगा, कंठ, क्योंकि ये कवर्ग में आता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, अण का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है, तो ये किस में आता है, देखेंगे ट ठ ड ढ न, तो इसका क्या है, मूर्धा, तो देख लेंगे इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए। छ का उच्चारण स्थान क्या है, देखेंगे छ, छ किस में आता है, चवर्ग में, तो छ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु, ठीक है। भ, भ किस में आता है, प फ ब भ म, ठीक है, पवर्ग में आता है ना, पवर्ग, तो ये क्या हो जाएगा उच्चारण स्थान इसका, ओष्ठ। तो ऐसे हम लोगों ने उच्चारण स्थान को देख लिया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, सहर शब्द क्या है, ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है, सहर शब्द क्या है, तो सहर पुल्लिंग है। आयु शब्द क्या है, 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आयु शब्द क्या है, तो आयु क्या है, स्त्रीलिंग। आत्मा शब्द क्या है, आत्मा शब्द है क्या है, स्त्रीलिंग, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन देखें, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक है, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा, तो विराग, ठीक है, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा, विराग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कृष्ण शब्द का विलोम, ठीक है, कृष्ण का जो विलोम होता है वो होता है धवल, ठीक है, शुक्ल, तो इसमें दिया हुआ है हमें शुक्ल ऑप्शन में, तो क्या लगा देंगे हम, शुक्ल ही लगा देंगे, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, शुक्ल, कृष्ण शब्द का विलोम क्या होता है, शुक्ल। अगले क्वेश्चन को देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन है, अस्थावर शब्द का विलोम क्या होता है, अस्थावर का विलोम होता है जंगम। अस्तुति शब्द का विलोम क्या होता है, अस्तुति, अस्तुति का अर्थ क्या होता है, निंदा, ठीक है, अस्तुति का विलोम क्या होगा, निंदा। स्तुति बड़प्पन करना और निंदा, इसका विलोम हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, आकर्षण, आकर्षण शब्द का विलोम क्या होगा, आकर्षण का विलोम क्या होगा, विकर्षण, ठीक है, आकर्षण का विलोम विकर्षण। 77 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा, स्वर्ण से क्या बनता है, स्वर्णिम, ठीक है, स्वर्ण से स्वर्णिम। जगत शब्द का विशेषण क्या होगा, जगत से जागतिक। 79 नंबर क्वेश्चन, दिन शब्द का विशेषण क्या होगा, दिन से क्या बनता है, दिन से दैनिक, ठीक है, दिन से क्या बनता है, दैनिक, तो दिन शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, दैनिक। पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा, पुराण से क्या बनेगा, पौराणिक, ठीक है, देखिए यहाँ पे पुराणिक लिखा हुआ है, पुराना है, धार्मिक है, पौराणिक है, तो पुराण से क्या बनेगा, पौराणिक, ठीक है, पुराण से क्या बनेगा, पौराणिक, इसका सही आंसर हो जाएगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं, ठीक है, विशेषण, विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4, ठीक है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4, इसका सही आंसर होगा। निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन है, अर्थात संख्या कौन बता रहा है, ठीक है, संख्या का बोध किससे हो रहा है, नया, नहीं, कम से भी नहीं हो रहा है संख्या का बोध, अधिक, ये भी, ये क्या बता रहे हैं, द्रव्यमान एक टाइप का बता रहे कि अधिक,
ठीक है, परिमाण बता रहा है, लेकिन 100 क्या है, संख्या बता रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा 100। 83 नंबर क्वेश्चन को देखें, यथासाध्य शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, यथासाध्य 83 नंबर क्वेश्चन है यथासाध्य। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे अव्ययभाव समास होगा, क्योंकि इसका जो यथा जो है वो क्या है, अव्यय है, तो यथासाध्य शब्द कौन सा समास है, अव्यय। नरसी अव्ययभाव समास। 84 नंबर क्वेश्चन है, नरसी शब्द कौन सा समास है। ठीक है, नरसी क्या हो जाएगा, कर्मधारय। 85 नंबर क्वेश्चन को देखें, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। ठीक है, पृथ्वी क्या हो जाता है, भूमि, धरती, यही सब होता है, तो पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, भूमि। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है, गिरजा, अर्थात होता है माँ पार्वती। ठीक है, गिरजा का क्या अर्थ होता है, माँ पार्वती, तो यहाँ पे गिरजानंदन, अर्थात पार्वती के पुत्र कौन है, गणेश शंकर, तो ये गिरजानंदन हो जाएगा। ठीक है, गिरजा नहीं होगा, क्योंकि गिरजा का अर्थ क्या होता है, उमा, पार्वती, और ये क्या है, गिरजानंदन, अर्थात पार्वती के जो पुत्र है तो वो गणेश है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, गिरजानंदन। 87 नंबर क्वेश्चन है, नदी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है। ठीक है, नदी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है, तटनी, अपगा, तरंगिनी, भगीरथी। भगीरथी पर्यायवाची गंगा का होता है। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची क्या है, भगीरथी, ये सब नदी का है, तो इसमें पूछ रहा है मैं कि नदी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, भगीरथी। अगले क्वेश्चन को देखें, भौरा शब्द का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, भौरा शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो क्या हो जाएगा, मधुप। ठीक है, भौरा शब्द का पर्यायवाची क्या है, मधुप है। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है, स्वागत। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वागतम का सुजोर आगतम होता है। ठीक है, तो स्वागत है तो सुजोर आगत, स्वागत। गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, गायक, गायक का संधि विच्छेद क्या होता है, गई जोड़ अक, गायक। ठीक है, परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, देखिए परमार्थ, परमार्थ, तो ये क्या होता है, परम जोड़ अर्थ। ठीक है, इसमें से भी क्या निकल गया, अ निकल गया, परम जोड़ अर्थ, तो क्या हो जाएगा, अ मिलकर के क्या हो जाता है, आ हो जाता है। ठीक है, हम लोग संधि में से पढ़ेंगे तो अ जोड़ ओ, आ हो जाता है, तो परम जोड़ अर्थ क्या हो जाता है, परमार्थ। तो ये हमारा सी ऑप्शन है, परम जोड़ अर्थ, परमार्थ। अगले क्वेश्चन को देखिए, पावन शब्द में कौन संधि है। ठीक है, पावन शब्द में कौन सा संधि है, तो अयादि संधि है। ठीक है, पौजुर अन पावन, तो यहाँ पे है जो पावन शब्द में कौन संधि है, तो अयादि संधि, हमें संधि पूछ रहा है, अयादि संधि। भीड़ शब्द कौन संख्या है। ठीक है, भीड़ से किस चीज़ का सूचक हो रहा है, भीड़, मेला, वर्ग, इस सब से किस चीज़ का सूचक होता है, समूह का। ठीक है, भीड़ अर्थात समूह का बोध हो रहा है, क्या हो जाएगा ये, समूहवाचक। गुच्छा, ये भी क्या है, समूहवाचक का ही उदाहरण है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन, तो व्यक्तिवाचक, दूसरा है हो जाएगा जातिवाचक, तीसरा हो जाएगा क्या, द्रव्यवाचक, चौथा क्या है, समूहवाचक, और पांचवा क्या है, भाववाचक। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो हो गया, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5। कुर्सी शब्द कौन संख्या है। ठीक है, किसी वस्तु, ठीक है, किसी वस्तु, स्थान, जानवर, नाम इत्यादि को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। ये वस्तु का नाम है। ठीक है, प्रॉपर्ली क्या है, एक नाम है कुर्सी। ठीक है, एक वस्तु का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। दूध शब्द कौन संज्ञा है, तो दूध क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, काउंटेबल लाइन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये द्रव्यवाचक, जिसे गना नहीं जा सकते, इसे हम नापते या तौलते हैं, तो क्या हो जाएगा, दूध क्या है, द्रव्यवाचक है। अगले क्वेश्चन को देखें, 97 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यता
मनुष्यता शब्द कौन संख्या है, ठीक है। मनुष्यता को क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक, ठीक है। मनुष्यता क्या है, भाववाचक। महोदय शब्द कौन सा समास है, ठीक है। महोदय, महोदय शब्द में कौन सा समास है, महाजुर उदय, यहाँ पे क्या है, महोदय। महोदय शब्द कौन सा है, कर्मधारय है, ठीक है। महोदय शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय। हम लोग समास जो चैप्टर पढ़ेंगे ग्रामर में, तो वहाँ पे देख लेंगे इसे। भाई बहन शब्द कौन सा समास है, ठीक है। जहाँ पर द्वंद्व समास के बीच में क्या लगता है, योजक चिन्ह लगता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी ये लगे योजक चिन्ह बीच में लग जाए तो वो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, ठीक है। पंचानन शब्द कौन समास है, ठीक है। पाँच, पाँच आगे क्या आ रहा है, पंच, ठीक है। इससे एक संख्या का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास, ठीक है। जैसे चतुर्भुज, ये क्या है, द्विगु समास है, आगे संख्या का बोध हो रहा है। तो ये था हमारा आज का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। हम लोगों ने अभी निबंध पे बात नहीं किया है, ग्रामर के पोर्शन पे। ये बुक का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। तो देखिए ये किस चैप्टर का है, हम लोगों ने देखा है सब सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये किस चैप्टर से है, बातचीत से है, ठीक है। हम लोगों ने बातचीत का पीडीएफ देखे सब्जेक्टिव का, उसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन मिल जाएगा। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, ठीक है। ये कहाँ का है, उसने कहा था। ये सभी चैप्टर्स हमने करवाया है 4 अंक स्तरीय प्रश्न में। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से उसने कहा था का सब्जेक्टिव देखें तो आपको ये 4 अंक स्तरीय प्रश्न में मिल जाएगा। बातचीत का देखिएगा प्लेलिस्ट जाकर के, तो वहाँ 4 अंक स्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखिए आपुन खात नंद मुखनावत, ये सूरदास के पद से है, ठीक है। सूरदास का जो पद है उसमें 4 अंक स्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन डाला गया है। अगले क्वेश्चन को देखें, कड़ी कराल दुकाल दारुन सब कुभाती कुसाजू, ये जो तुलसीदास है, ठीक है, तुलसीदास, ठीक है। ये सभी आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सभी चैप्टर वाइज जो कि पढ़ाया गया है, ठीक है। हम लोगों ने अभी ग्रामर के पोर्शन को नहीं देखा है, लेकिन प्रश्नों, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर देना है इसमें। तो हम लोग ने अगर मनुष्य में वाक शक्ति नहीं थी तो क्या होता, ये किस चैप्टर से है, ये हम लोगों ने देख लिया है। अगर हमें वाक शक्ति बातचीत से है, ठीक है। इस सभी क्वेश्चन आप हमारी प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं चैप्टर वाइज चैप्टर, जहाँ पर 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय प्रश्न को बताया गया है। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, ये भी बताया गया है। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, ये भी संपूर्ण क्रांति का है। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है, इसका भी है। प्रवृत्ति स्वयं को असहाय विवश क्यों कहती है। अभी हम लोगों ने काव्य खंड का सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा है, जो कि धीरे धीरे आपके हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध हो जाएगा। और अब हम लोग 5 अंक स्तरीय प्रश्न को देखें तो ये क्या है, 6 दिया हुआ है, इसमें से 3 का आंसर देना रहता है। उसने कहा था शीर्षक कहानी का सारांश हम लोगों ने देखा है। जूठन शीर्षक पाठ का सारांश भी हम लोगों ने देखा है। 5 अंक स्तरीय प्रश्न में हमने इसे किया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से इसे देख सकते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न में, जिसमें आपको 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय तीनों फेज में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। शिक्षा का अर्थ क्या है, इसके कार्य एवं उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए, अर्थात शिक्षा का सारांश। तुमुल कुलालह कलह में, ये तीनों जो तुमुल कुलालह कलह में, ये हम लोगों ने अभी नहीं देखा है क्योंकि हम लोग अभी तुलसीदास का जो सब्जेक्टिव है उसे कर रहे हैं। करवक शीर्षक कविता का भावार्थ, ये भी मिल जाएगा आपको। पंच परमेश्वर के खो जाने से, ये गाँव का घर का है, तो हम लोग इसे देख लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सब्जेक्टिव प्रश्न और ये ग्रामर का पोर्शन है संक्षेपण। तो आज हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखा और साथ ही सब्जेक्टिव पे भी डिस्कस किए। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।